हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्रीडम। मैं सिमरन और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सेशंस हमारे साइंस के। तो हमने चैप्टर नंबर 1 लिया है क्लास 9 का, विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर में क्या कह रहे हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, मैटर है। चाहे आप कुछ भी ले लो, ह्यूमन बॉडी, लाइट, फैन, एयर और आपका व्हाइट बोर्ड, मार्कर, चौक, अलमीरा, व्हाटएवर यू कैन सी, जो भी आप अपने आसपास देख सकते हो, जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, मैटर है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज जो एक स्पेस घेरती है एंड हैज मास, और उसका कुछ मास है, वो मैटर है। अब चाहे वो इतनी सी जगह घेरे, चाहे उसका मास मिलीग्राम में हो, भैया मास घेर रही है, मास है, आई मीन जगह घेर रही है, दोनों चीजें हैं तो वो मैटर है। अब वो चाहे पानी की बूंद क्यों ना हो, चाहे वो एयर हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसी हिसाब से क्या हुआ, हर चीज जो है वो मैटर है। आपको छोटा सा यहाँ पे एक डीप वो बता देती हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका मास नहीं है, कोई भी आपके पास, कोई भी हमारे नोन में कोई भी कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास नहीं है, तो वो इस यूनिवर्स में, वो इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर उसको एग्जिस्टेंस चाहिए तो उसका मास होना जरूरी है। मास है तो वो जगह भी घेरेगा। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, कोई भी चीज जो जगह घेरती है, जिसका कुछ मास होता है, वो क्या है, आपका मैटर है। अब जैसे एग्जांपल हो, पानी है, पानी में आपने शक्कर ऐड करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 ml पानी लिया, 100 ml वाटर लिया, और इस पानी में मैंने ना 1 टेबलस्पून शक्कर ऐड कर दिया, ठीक है, शुगर। यहाँ पे मैंने इस पे शुगर ऐड कर दिया। अब शुगर क्या हुआ, पानी में डिसॉल्व हो गया, पूरी तरह घुल गया है। तो आप उसको देखोगे, आपको उसमें शक्कर तो दिख नहीं रहा, तो आप क्या कहोगे, मैम ये मैटर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो दिख नहीं रहा है ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है हर वो चीज जो दिखे वही मैटर है। आप उसको पियोगे तो आपको टेस्ट तो आएगा कि इसमें शक्कर था, ठीक है। तो मैटर कौन सा है, वी कैन ईदर सी इट, टच इट, फील इट, टेस्ट इट और ऑल, या हम सब कर सकते हैं। तो मैटर वही चीज नहीं है जो आप दिख रही है। मैटर दिख रहा है, आप उसको फील कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, तो वो मैटर है। क्योंकि मैटर का रूट पॉइंट क्या है, ऑक्यूपाइंग स्पेस, जगह घेरेगा, और हैज सम मास, उसका कुछ मास रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है मैटर, कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस। पहले क्या हुआ था, प्रीवियसली दो साइंटिस्ट के बीच में एक आर्गुमेंट छिड़ा। तो दोनों के आर्गुमेंट का रीजन क्या था, पहला साइंटिस्ट कहता है हमारा कि मैटर जो है कंटीन्यूअस है, कारपेट लाइक स्ट्रक्चर है उसका। कारपेट कैसा होता है, स्मूथ, बिल्कुल प्लेन, कंटीन्यूअस। दूसरा हमारा साइंटिस्ट का कहना था कि मैटर डिसकंटीन्यूअस है, वो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारा सैंड होता है, सैंड कैसा है, दूर से तो आपको दिख रहा है कि स्मूथ है, प्लेन है, बट जब आप पास जाके उसको हाथ में लेते हो तो सैंड पार्टिकल्स क्या करते हैं, नीचे गिरने लग जाते हैं, सारे हटने लग जाते हैं। क्लियर। तो जब दोनों के आर्गुमेंट्स हुए और इस सब पे चर्चा की गई, इनके एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब पता चला कि जो मैटर है हमारा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी कि डिसकंटीन्यूअस है। तो लेट्स हैव अ ट्रॉफी फॉर हिम। इसने एक आर्गुमेंट जीता है भाई इतना बड़ा कि मैटर जो है डिसकंटीन्यूअस है, कंसीडर इट ट्रॉफी, ठीक है। अच्छी ड्राइंग नहीं है बट कंसीडर इट। तो मैटर क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, पार्टिकल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये था हमारा मैटर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी हमने क्या पढ़ा कि पार्टिकल्स जो है किससे मिलकर बने हैं, सॉरी मैटर्स जो है हमारे वो किससे मिलकर बने हैं, पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स के मैटर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटे छोटे हैं। कितने छोटे हैं, लेट्स सी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेन ड्रॉप का। आपकी ये रेन ड्रॉप है, ठीक है। इस रेन ड्रॉप में इमेजिन करो, रेन ड्रॉप या वाटर ड्रॉप, आप कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ड्रॉप या रेन ड्रॉप। देखेंगे आप ऑलरेडी कितनी छोटी होती है, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, कैन यू इमेजिन। इस छोटी सी वाटर ड्रॉप के अंदर 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स, या फिर आप कह दो 10 की पावर 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं।
इस चीज से ना इस पार्टिकल्स की शेप की डिमिनिश्ड कितनी होती है, उसकी डायमेंशन कितनी होती है, वो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वाटर ड्रॉप के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वाटर ड्रॉप के अंदर प्रेजेंट है दैट इज 10 की पावर 21 पॉजिटिवली। पॉजिटिव वे में 10 की पावर 21 तक पार्टिकल्स छोटी सी पानी की बूंद के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया सॉलिड, ये हमने ले लिया लिक्विड, ये हमने ले लिया गैस। तो हमने जैसे प्रीवियस नॉलेज में क्या पढ़ा हुआ है कि सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो है वो स्पेस कैसा होता है, सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं और गैस में बहुत ही दूर होते हैं। इतना हमने पढ़ा हुआ है। बट इनके जो पार्टिकल्स के जो है इनके बीच में क्या है, आपका स्पेस है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली मूविंग मतलब अब खुद से सोचो मैम, इतनी सी वाटर ड्रॉप, उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स, अब वो मूव भी कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो जिसके अंदर जितना स्पेस है वो उस अकॉर्डिंग मूव करता है। सॉलिड के अंदर स्पेस ज्यादा है, सॉलिड के अंदर स्पेस कम है, तो वो क्या करेंगे, अपने ही पॉइंट पे, अपनी ही पोजीशन पे शेक करेंगे, मूव करते रहेंगे। लिक्विड के अंदर स्पेस ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेंगे, ज्यादा मूव कर लेंगे। गैस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा और बहुत इजीली मूव कर लेंगे। थर्ड, इसके बाद हमारे पास क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ तक तो ठीक है कि वो अपनी स्पेस के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं जितना उनके पास स्पेस अवेलेबल होता है। उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं कि जब वो मूव करते हैं दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, इतना बड़ा इशू नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप डीप डिटेल में जो आपका चैप्टर आएगा वर्क पावर एनर्जी, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका 9th में, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। कि कोई भी चीज जब मूव होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर क्या है, जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, हम भी जैसे मूव कर रहे हैं, मैं भी अगर मूव कर रही हूँ तो मेरे अंदर भी क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रही है, कुछ एनर्जी यूज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जब कोई भी चीज मूव करती है, कोई भी पार्टिकल जब मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब इसमें एक छोटा सा हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है मूव करते हैं बहुत तेजी से। हमने जैसे पानी को रखा पतीले को गैस पे, तो जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि उसको हीट कर दिया, मैंने एक पतीले को नीचे स्टोव पे रख दिया, ठीक है, इस पे मैंने यहाँ पे इसकी गैस जलाई और इसमें पानी है। पानी क्या करेगा, पहले तो स्टेबल रहेगा, उसको हीट मिलेगी, उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी हीट जो बढ़ती जाएगी, पार्टिकल्स क्या और भी ज्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आपने देखा होगा कि थोड़ा टाइम बाद पानी में ना उबलने लगता है। वो उबलता कैसे है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे पानी का नीचे हम लोग पानी को हीट देते हैं, टेम्परेचर का रेज करते हैं, उसका जो है पानी का उबलना स्टार्ट हो जाता है। वही एक्चुअल में क्या है कि ना पार्टिकल्स इतनी ज्यादा जोर से मूव कर रहे हैं कि वो हलचल जो है ना मूवमेंट की, वो आपको पानी के उबलते में दिखाई देती है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो बढ़ गई, उनका मूविंग जो है उसकी फास्ट हो गई और ज्यादा तेज दौड़ने लगे। और जब ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। जो स्ट्रेंथ है ना किसी भी सॉलिड की, लिक्विड की या फिर गैस की, किसी भी पार्टिकल के बीच में जो पार्टिकल के बीच में कुछ ना मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ। इससे पहले हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। I forgot to write here, particles of matter attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसके बाद ये इजीली आपको समझ आ जाएगा।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? देखो मैंने बताया कि सॉलिड में क्या है, आपकी जो पार्टिकल्स है ना वो क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़ा लूज पैक्ड है और गैस में बिल्कुल ही फ्रीली पैक्ड है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे के पास होगा, अगर ये इतना पास में होगा तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अट्रैक्शन का मतलब क्या है? आप लोग वर्ड से समझे ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पास ला रहे हैं, एक दूसरे को जोड़े रख रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो ज्यादा लगता है, जब लूजली पैक्ड होंगे तो कम लगेगा, गैस में और भी कम हो जाएगा। इतना समझ आया? इसके बाद ये वाला पॉइंट पे आएंगे हम, स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। जो स्ट्रेंथ है ना पार्टिकल की, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, सॉरी, किसी भी मैटर की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है एक मैटर से दूसरे मैटर में। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया चौक, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक आयरन बॉल। अब मैं चौक पे एक हथौड़ा मारूंगी तो चौक क्या होगी? अगर ये मेरी चौक है तो हथौड़ा मारते ही चौक हमारी टूट जाएगी। लेकिन अगर आप आयरन बॉल पे हथौड़ा मारोगे तो ये कहीं से टूटेगा? एक हथौड़े में तो नहीं टूटने वाला फॉर श्योर। ठीक है, तो क्या हो गया? इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? तो दोनों सॉलिड ही, दोनों के पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि जो स्ट्रेंथ होती है ना किसी भी मैटर की, वो वेरी करती है, वो कम ज्यादा होती रहती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चौक में है, जरूरी नहीं कि हर सॉलिड में भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। चौक में कम है, आयरन बॉल में ज्यादा है। ओके, तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस को बहुत डीप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे कि मैटर जो है उसको कितने पार्ट्स में हमने क्लासिफाइड किया हुआ है, उसको कितने पार्ट्स में हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपने प्रीवियसली भी पढ़ा हुआ है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट इसमें क्या है, आपका दो और ऐड किए हुए हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। ठीक है, उसका बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा ही इसका कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, बट है तो हम लोग करेंगे उसको भी अच्छे से। क्लियर? तो अभी देखो, अभी हमने जो पढ़ा वो था इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। और इंटरमोलिक्यूलर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना उनको हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर आप अपनी केमिस्ट्री की बुक उठा के देखोगे तो पहले फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, अगर ये सीरीज रहती ना आपकी केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर्स को पढ़ने की, तो आपके लिए जिंदगी तो नहीं कहूंगी मैं, बट केमिस्ट्री और आसान हो जाती है। बट कोई बात नहीं, जैसा दिया हुआ है हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इंटरमोलिक्यूलर मैं इसलिए बोलूँ कि दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी हम पहले इसको देखेंगे कि सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है और ये आपका गैस में कैसा होता है। सॉलिड में आपका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या होता है? लीस्ट होता है, कम होता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो मॉडरेट होता है, यानी कि मीडियम होता है, तो इसलिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है? मॉडरेट हो जाता है। और गैस के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है ये क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग तो वर्ड हम यहाँ पे नहीं यूज करते, ऐसा करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम ले लेते हैं कि मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, लीस्ट नहीं, वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसा होता है। इसके बाद हम एक और चीज ले लेते हैं, इनकी शेप और वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉलिड की शेप कैसी रहती है और वॉल्यूम कैसी रहती है। वॉल्यूम से यहाँ पे मतलब है कि कोई भी चीज जो है कितनी जगह घेर रही है, वो इसका वॉल्यूम होता है।
ठीक है, कि वो कितना कंटेन कर रही है, कितना स्पेस ले रही है। कंटेनिंग स्पेस लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, कि वॉल्यूम से मतलब है यहाँ पे कि वो कितना स्पेस कंटेन कर रही है, वो कितनी स्पेस को ले रही है। जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे, क्लोजली पैक्ड है, ज्यादा दूर दूर है नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी जो शेप हो जाती है वो हो जाती है फिक्स्ड, या फिर आप उसको कह लो डेफिनेट। ठीक है, अब जैसे डस्टर है, डस्टर तो एज इट इज ही रहना है, आप इसको किसी भी जगह पे ले जाओ, आप इसको रूम में ले जाओ, आप इसको बाहर ले जाओ, छत पे ले जाओ, आप इसको कूलिंग पे रख लो, हीटिंग पे रख लो, इसकी शेप तो फिक्स, कूलिंग हीटिंग तो नहीं लेंगे, हाँ वो आई नो चेंज कर देती है, बट आप इसको किसी पर्टिकुलर स्पेस पे ले जाओ, आप इसको रूम में ले जाओ, आप इसको स्कूल ले जाओ, आप किसी प्लेग्राउंड में ले जाओ, शेप इसकी फिक्स है, क्योंकि डस्टर है, सॉलिड है, इसकी जो इंटरमॉलिक्यूल्स है वो क्या है, फिक्स्ड है, एक दूसरे के पास पास है, तो उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। तो शेप क्या होती है सॉलिड की, जनरली फिक्स्ड होती है, और फिक्स शेप की कारण उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। मतलब इसको जितनी जगह घेरनी है ना इस डस्टर को, इतनी ही जगह घेरेगा, क्योंकि मैं इसको यहाँ रख रही हूँ ना, तो जो एरिया, ये देख लो, जो एरिया इसने यहाँ घेरा है वही एरिया ही यहाँ पे भी घेरेगा। इफ यू कैन सी, ये देखो जितना ये है उतना ही ये है, ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ऐसे था और जी यहाँ पे आके ऐसे फैल गया, नहीं ना। तो ये होता है इसका वॉल्यूम, कि इसकी शेप भी फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, जहां पे जितनी जगह घेर रहा है ना, हर पार्ट पे, हर एरिया पे उतनी ही जगह घेरेगा। नेक्स्ट आता है इसका लिक्विड। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। क्यों, उसकी शेप फिक्स क्यों नहीं होती, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, और क्या कहते हैं, दूर दूर होने की वजह से उसकी शेप जो है फिक्स नहीं हो पाती। आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। आप लिक्विड को इस टाइप के कंटेनर में डालोगे तो वो इस टाइप का हो जाएगा, आप लिक्विड को राउंड कंटेनर में डालोगे वो राउंड शेप में ले लेगा, आप उसको बॉटल शेप के कंटेनर में डालोगे तो वो बॉटल शेप ले लेगा। बट आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें शेप तो चेंज कर रहा है, इसका वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है वॉल्यूम, शेप तो फिक्स है नहीं, फिर वॉल्यूम कैसे। जस्ट इमेजिन ये जो कंटेनर है आपका, ये 2 लीटर वाटर कंटेन कर सकता है, ये कंटेनर आपका 3 लीटर वाटर कंटेन कर सकता है, ये कंटेनर आपका 1 लीटर वाटर कंटेन कर सकता है, और मैंने इसमें जो है 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड करा है। तो जब मैं 1 लीटर पानी इस 2 लीटर के कंटेनर में ऐड करूंगी तो यहाँ पे कोई जगह है जो थोड़ी ऊपर फ्री रह जाएगी, ये जगह खाली रह जाएगी, क्योंकि 2 लीटर का बॉटल है, कंटेनर है, और पानी हमने 1 लीटर डाला, तो आधी जगह खाली हो जानी चाहिए। सिमिलरली जब मैं 3 लीटर के कंटेनर में 1 लीटर पानी डालूंगी तो फिर ऊपर की जगह खाली रह जाएगी, ठीक है। लेकिन जब मैं 1 लीटर की बॉटल के अंदर 1 लीटर कंटेनर बॉटल के अंदर 1 लीटर पानी डालूंगी तो यहाँ पे आपकी कोई जगह खाली नहीं रहेगी, वो पूरी बॉटल जो है भर जाएगी। तो ये क्या बताया मैंने यहाँ पे, कि आपका जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता, इट जस्ट उसकी शेप चेंज हो जाती है। और नेक्स्ट है हमारा गैस। गैस की तो ना ही शेप फिक्स होती है, नॉट फिक्स्ड, और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गैस के जो इंटरमॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने की वजह से ना तो उसकी शेप भी फिक्स हो पाती है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। मैम ये कैसे, वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स होता, वॉल्यूम तो लिक्विड के भी बहुत दूर दूर होता है, बहुत नहीं तो थोड़े तो दूर होते हैं, तो इसकी जब वॉल्यूम फिक्स है तो इसकी वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो गैस है आपकी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इतनी दूर दूर होते हैं, राइट। आई नो इट सीम्स लाइक अ फ्लावर, बट गैस के मॉलिक्यूल्स है, समझ लो इस तरीके से कंटेनर के अंदर, ओके। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर ना एक फ्लूइडिटी होती है, इसकी प्रॉपर्टी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद ही, तो उसमें ना फ्लो होने की टेंडेंसी होती है कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स है ना वो फैलते हैं। आप बलून के अंदर हवा भरोगे ना तो पूरे बलून को पूरी तरह कवर कर लेंगे,
जैसे हमारा 2 लीटर की बोतल में 1 लीटर पानी, तो ये आधी जगह खाली रह गई ऊपर की, ये जगह खाली रह गई। बट अगर मैं इसी 2 लीटर की बोतल में 1 लीटर गैस भरूंगी तो गैस जो है पूरी जगह घेर लेगी, वो कोई स्पेस आपको नहीं छोड़ेगी, इसलिए इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, इसकी शेप भी फिक्स। चलिए इसको और डीप डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड से, ठीक है। तो सॉलिड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सॉलिड की 2-3 प्रॉपर्टी तो मैंने आपको यहीं पे बता दी है। स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सॉलिड, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड की जो शेप और वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहती है। सेकेंड, दे आर वेरी रिजिड। ये बहुत रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है ठोस होते हैं। तो देखो इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस तो है नहीं, इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होने की वजह से क्या है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो सॉलिड है वो हो जाता है रिजिड, ठोस। जैसे कि ये डस्टर, ये ठोस है ना, आप इसमें हाथ घुसा सकते हो? नहीं घुसा सकते, ठोस है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसकी जो इंटरमॉलिक्यूल्स है वो क्या है, बिल्कुल ही पास पास है, क्लोजली पैक्ड है। तो डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, रिजिड होते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दे डू नॉट फ्लो। जैसे पानी हमारा बहता है ना, इस तरह ये सॉलिड नहीं बहता। अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूं और मैं यहाँ पे पानी फेंकूं तो पानी क्या करेगा, ऐसे 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 बहता हुआ नीचे गिर जाएगा। और जब मैं इसको फेंकूंगी तो क्या ये ऐसे गिरेगा। तो जब आप पानी को देखोगे ना, पानी जब यहाँ से नीचे जाएगा ना तो इस सारे सरफेस को गीला करता हुआ जाएगा, यानी कि अपने पार्टिकल्स को छोड़ता हुआ जाएगा। लेकिन जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगी तो यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं छूटा ना, वहां जाके गिर गया। तो ये फ्लो नहीं करते, सॉलिड जो होते हैं हमारे वो फ्लो नहीं करते। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। बीकर ले लिया, अगेन इसमें मैंने छोटे छोटे बॉल्स डाल दिए, मैंने इसमें बॉल्स ऐड कर दिए बहुत सारे, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़े कर देते हैं हम हमारे मार्बल्स बॉल्स। अब आप कितना भी इसको भर लो, ये बीकर कभी भी पूरा फिल नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे या कहीं ना कहीं जगह छोड़ देगा। तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना कंटेनर कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं करते, ये कहीं ना कहीं जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है इसमें, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। दे हैव नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ना बराबर, ठीक है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है यहाँ पे? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप इसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने भी सॉलिड है आपको उनके अंदर क्या होगी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी। नेग्लिजिबल यानी कि ना बराबर, और कंप्रेसिबिलिटी उसको दबाना। तो कोई भी सॉलिड, आप ये बोर्ड ले लो, मैं उसको दबा सकती हूँ? नहीं, सॉलिड है, ठोस है, रिजिड है, मैंने बताया अभी आपको यहाँ पे, ठीक है। डस्टर आपका रिजिड है, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकती। तो दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटीज एंड दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज से मेरा मतलब है कि जो इनकी बाउंड्रीज है ना फिक्स्ड होती है। अब जैसे ये है, इसकी बाउंड्री क्या है, ये दिख रही है ना कि ये इसकी बाउंड्री है। अगर मुझे इस पे कोई कवर चिपका रहा है तो मेरे को दिख रहा है कि ये इसकी बाउंड्री इतने ही चिपकाना है, इतना ही करना है। अगर मेरे को इसको पूरा पेंट करना है व्हाइट बोर्ड को तो मुझे दिख रहा है कि इसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि अभी इतनी है फिर इतनी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। तो दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, क्लियर। तो ये थी हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमने यहाँ पे पढ़ा। एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने पढ़ा पहला कि उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, शेप और वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। सेकंड, दे आर वेरी रिजिड, जो सॉलिड होंगे हमारे बहुत ठोस होते हैं। क्लियर। थर्ड है, दे डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करेगा, जैसे पानी है जब बहेगा तो पीछे अपने पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को छोड़ता हुआ आगे तक जाता है। सॉलिड को आप फेंकोगे तो वो सीधा आगे जाएगा, पीछे कुछ नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट है, दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड को आप कभी भी किसी भी कंटेनर में फिल करोगे तो वो कुछ ना कुछ स्पेस उसमें छोड़ देगा। नेक्स्ट है, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इसको दबाने का जो है हमारा, कितना भी कोशिश कर ले इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नेग्लिजिबल होती है, ना बराबर होती है, मतलब कुछ तो फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ तो हो रहा होगा, बट कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल यानी कि ना बराबर है, तो आप उसको इजीली मेजर या इजीली उसको नहीं देख सकते। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी इसकी जो बाउंड्रीज है वो फिक्स्ड है। इसको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को करने के बाद हमारे माइंड में 3 क्वेश्चन आते हैं। चलिए इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका रबर बैंड है, तो आप कहोगे कि मैम रबर बैंड होता है कुछ इस शेप का, सर्कुलर, ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ तो उसको खींच के इस शेप का भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको कंप्रेस करके मतलब बिल्कुल ऐसे दबा दूं तो बिल्कुल छोटा सा भी हो जाएगा। तो मतलब वो क्या है, तो शेप चेंज कर ली ना इसने। यहाँ पे अगर मैंने इस बैंड को खींच के इतना बनाया है तो इसने तो शेप चेंज कर ली, तो मतलब ये सॉलिड नहीं रहा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपके लिए रबर बैंड हाजिर है। ये रबर बैंड है, ये सर्कुलर शेप का है। ओके, ये रबर बैंड है सर्कुलर शेप का, इसको मैंने खींच दिया, इसकी शेप चेंज हो गई, तो क्या इसका मतलब ये सॉलिड नहीं रहा? बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसने अपनी शेप चेंज करी, बट एक बात नोटिस करिए, जैसे ही मैं इसको छोड़ रही हूँ वापस अपनी शेप में आ जा रहा है। ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और उसकी वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, वो तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना। ऐसे तो गोल सर्कल आपकी सॉलिड है, ठीक है, बट आप उसको अगर कहते हैं कोई भी उस पर शार्प कोई नुकीली चीज मारोगे फूट जाएगी तो उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो बॉल नहीं रही। आप उसमें दोबारा हवा भरोगे, उसको फिक्स करोगे, दोबारा से सर्कल हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी जैसी पहले थी। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, जैसे ही फोर्स हटाया वो वापस से अपनी शेप पे आ गया। क्लियर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन है कि आप अगर ले ले शुगर के क्रिस्टल्स, शुगर के दाने ही होते ना, चीनी के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो मैंने उन चीनी के दानों को एक वेसल लिया इस शेप का और मैंने इसमें इन चीनी के दानों को डाल दिया, तो ये चीनी के दाने क्या होंगे, वेसल की इस शेप में ही आ गए, है ना, इस शेप में हो जाएंगे। अगर मैंने इन्हीं चीनी के दानों को ऐसे यू शेप के वेसल में डालूंगी तो ये ऐसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब, तो आप बोलोगे मैम ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, पहले इसमें डाला इसकी शेप पे होगा, इसमें डाला इसकी शेप पे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है भैया, आप एक रूम में 4 जने हो, ठीक है, आराम से बैठे हो, जैसे शेप है, जो पोजीशन है फिक्स्ड है, सब कुछ नॉर्मल है, बैठे हो। अब मैं उसी रूम में 4 की जगह 400 बंदे भर दूं तो क्या होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे पड़े रहेंगे ना। बट जब उन बंदों को निकालूंगी तो वो इटसेल्फ में तो सॉलिड ही है ना, अपनी तो उनकी पर्टिकुलर बाउंड्रीज है, पर्टिकुलर शेप है। तो ऐसे चीनी के दाने हैं, आप जब उन चीनी के दानों को किसी भी बीकर में या किसी कंटेनर में डाल रहे हो तो वो एक के ऊपर एक पड़ तो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इसकी शेप चेंज हो रही है, बट इटसेल्फ जो चीनी का दाना है वो तो इसी शेप का है। अगर चीनी का दाना आपका ऐसे छोटा सा क्यूबॉइड की शेप में है, क्यूब की शेप में सॉरी, तो वो चाहे इसमें होगा चाहे इसमें रहेगा तो वो क्यूब ही। क्लियर। ओके, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जैसे कोई स्पंज है, स्पंज होते हैं ना हमारे, ऐसे फोम होती है, इसको ऐसे दबाते हैं, पिचक जाता है, छोड़ते हैं वापस से सेम। तो जब हमने स्पंज को दबाया तो वो अपने ही पार्टिकल में आ गया, ठीक, और जब हमने उस स्पंज को छोड़ा तो वो वापस से अपनी शेप में आ गया। तो उसमें क्या है, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी तो नाम उसमें हो रही है, दबा रहे हैं उसको तो दब रहा है। आपने कहा था सॉलिड दबता नहीं है, लेकिन स्पंज जो है वो दब रहा है इजीली, तो क्या वो सॉलिड नहीं है?
तो स्पंज के अंदर जो छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं ना, हवा के लिए छोटे छोटे होल्स रहते हैं, जब आप उसे दबाते हो ना तो आप वो एयर होल्स की वजह से जो है दब जाता है, और जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो वो वापस से क्या हुआ, अपनी शेप पे वापस आ गया। क्लियर? तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके रिगार्डिंग हमारे पास 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे कि रबर बैंड है, उसको हम शेप चेंज करते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है तो वो वापस से अपनी शेप में आ जाते हैं। ऐसे क्यों? रबर बैंड है, शेप चेंज करी, छोड़ा, अपनी शेप में आ गया। एक्सटर्नल फोर्स जैसे हमने हटाया वो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा शुगर का तो चीनी थी, मैंने ग्लास में ली, ग्लास की शेप की है, अब मैं इसको बाउल में डाल दे रही हूँ तो ये क्या हुई, बाउल की शेप की हुई। बट अगर आप देख पाओगे तो मैं अगर चीनी का दाना देखूं, इज इट विजिबल? जैसे ये चीनी का दाना एक छोटा सा है, अगर ये दाना इतना है ना तो इतना ही है, इसकी शेप भी फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। अब चाहे इस दाने को मैं इसमें डाल दूं तो भी सेम रहेगा, मैंने अगर इसमें डाला है तो भी इस चीनी के दाने का शेप सेम है। ठीक है, तो इसने शेप चेंज नहीं करी, इसने वॉल्यूम चेंज नहीं करी, इट जस्ट कि इसके क्रिस्टल्स हैं जिसकी वजह से हमें लगा कि इसने शेप चेंज कर दी। इज इट क्लियर? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अभी हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, अब हम प्रॉपर्टीज जो है लिक्विड की डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लिक्विड में क्या है, वॉल्यूम तो डेफिनेट है, वॉल्यूम जो है इसकी वो फिक्स्ड है, बट इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, हमारा जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम फिक्स है बट उसकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे कि लिक्विड को आप इस तरह के किसी बीकर में डालोगे तो लिक्विड क्या करेगा, इसकी शेप ले लेगा। ठीक है, अगर आप लिक्विड को इस तरह के बीकर में डालोगे, लिक्विड इसकी शेप ले लेगा। आप लिक्विड को जिस भी तरह के कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा, तो यानी कि उसकी शेप तो फिक्स नहीं है बट उसका वॉल्यूम फिक्स है। जैसे कि अगर वो 1 लीटर है तो वो हर जगह 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो इसमें डाल लो आप चाहे इसमें डाल लो, वो 1 लीटर ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट है दे आर फ्लूइड। लिक्विड्स जो होता है उनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी मीन्स दे कैन फ्लो इजीली। जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कि जो सॉलिड होते हैं वो हमारे रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, बट हमारे लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उनके अंदर फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, वो फ्लो कर सकते हैं। मैं अगर कहीं पे यहाँ पे पानी को मैं जरा सा गिराऊं, पानी क्या करेगा, बहता हुआ नीचे आ जाएगा। बहता हुआ नीचे कैसे, कि मैंने आपको पहले भी बताया, पानी अगर जब नीचे गिरेगा ना तो बहेगा इन द सेंस कि उसके वाटर मॉलिक्यूल्स इधर भी होंगे प्रेजेंट, इधर भी प्रेजेंट होंगे, इधर भी प्रेजेंट होंगे। तो लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, दे आर फ्लूइड इन नेचर, दे कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड्स क्या करते हैं, अपना कंटेनर जो है वो कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 1 लीटर पानी का। अब इस 1 लीटर पानी को अगर मैं एक बड़े से ऐसे एक पोर्ट में डाल दूं, ठीक है, और इस पोर्ट की कैपेसिटी क्या है, इस पोर्ट की कैपेसिटी है 2 लीटर, इस पोर्ट की कैपेसिटी 2 लीटर है, इस पोर्ट के अंदर 2 लीटर पानी आ सकता है। अगर मैं 1 लीटर पानी डालूंगी तो 1 लीटर पानी जो है वो यहाँ तक रह जाएगा ना, आपको पूरा पोर्ट तो नहीं भरेगा, आधा पोर्ट खाली रह जाएगा। दिस इट मीन्स कि ये जो है अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता, ये अपनी कैपेसिटी जितनी इसकी है, इसका वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से इसका कंटेनर कभी कंप्लीटली फिल नहीं होता। हाँ, यहीं पे अगर हमारे पास 1 लीटर का कंटेनर होता और हम उसमें 1 लीटर पानी डालते तो ऑब्वियसली तब तो वो अपना कंटेनर कंप्लीटली फिल कर रहा है, बट वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करे। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। जो लिक्विड है आप उसको ना कंप्रेस नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, उसको कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताया था कि उसको दबाना, कंप्रेस करना। अब आप लिक्विड को अपने हाथ में लो, थोड़ा सा से पानी लो, उसको कंप्रेस करो तो क्या वो दबेगा, वो बह जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, फ्लूइड है ना नेचर में, तो क्या करेगा वो कंप्रेस होने की बजाय बहना स्टार्ट हो जाएगा, बह जाएगा, तो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दे आर मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। मतलब क्या, मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, हाई डेंसिटी क्या है, जिसकी
डेंसिटी जिसका मास, जिसका वेट ज्यादा है। तो सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें कम होता है। सॉलिड जो है रिजिड होता है, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी हाई होती है। बट लिक्विड का क्या है, इसकी डेंसिटी हाई ना होकर के मॉडरेट होती है, मीडियम होती है। हाई, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, यानी कि हाई डेंसिटी के कंपैरिजन में ये मीडियम रहती है। इज इट क्लियर? ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस जो है, हमने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अभी हमने पढ़ लिया। अभी हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा सॉलिड और लिक्विड में, कि वो फिक्स्ड होते हैं, वॉल्यूम उसकी फिक्स होती है। ठीक है, शेप फिक्स होती है सॉलिड की। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, गैस की नाइदर शेप नोर वॉल्यूम, नाइदर शेप नोर वॉल्यूम, नाइदर शेप नोर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ना तो उसकी शेप फिक्स होगी गैस की ना तो शेप फिक्स होगी, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। शेप फिक्स नहीं होगी, वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब चाहे आप बलून ना, दो टाइप के बलून हमने देखे हैं ना। मैंने एक ले लिया गोल बलून, ठीक है, ये गोल बलून। एक मैंने ले लिया लॉन्ग। तो जो अब जब मैं इसमें हवा भरूंगी तो ये इसकी शेप का हो जाएगा, जब मैं इसमें हवा भरूंगी तो ये इसकी शेप का हो जाएगा। जब राउंड बलून में हवा जाएगी और जब लॉन्ग बलून में हवा जाएगी तो शेप जो है जैसी बलून की ऐसी रह जाएगी। क्लियर? तो नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम इज फिक्स्ड हियर। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो फ्लूइड। ये भी क्या करते हैं, ये भी बहती है। हवा बहती है तभी तो हम लोग इजीली इसमें ब्रीथ कर पाते हैं, सांस लेते हैं। क्या हो रहा है, हवा बह ही तो रही है। अगर एक ही जगह फिक्स हो जाती तो ऐसा होता ना कि यहाँ पे तो मुझे सांस अच्छे से आ रही है, बट जब मैं यहाँ जा रही हूँ तो मुझे सांस नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता लेकिन हमारे साथ। तो हवा क्या करती है, फ्लूइड फॉर्म में होती है, वो भी बहती है। कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल्स है ना एयर के, सॉरी गैस के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है, उनके अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा, तो फ्रीली मूव कर पाते हैं। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो फ्लूइड, बहती रहती है। थर्ड पॉइंट इज इजीली कंप्रेसिबल, इजीली और हाईली, हाईली कंप्रेसिबल। जो गैस होती है वो आपका क्या होता है, बहुत ही इजीली, बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होता है। आप उसको बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। आप ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर को एक छोटे से कंटेनर में भी कंप्रेस करके दबा करके उसको उसमें फिल करवा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज हमारा क्या हो गया, शेप ऑफ वॉल्यूम हो गया, फ्लूइड हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गई। दे आर लो डेंसिटीज। अब हाईली कंप्रेसिबल है तो डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। अब इजीली दब गई, उसको कंप्रेस करके आप कुछ भी कर पा रहे हो, उसको इजीली किसी कंटेनर में पैक ऑन कर सकते हो, इसलिए ठीक है। तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, उसका वेट, उसका वजन भी कम होगा। आप खाली बाल्टी लेके घूमो, जितना मर्जी घूम सकते हो, खाली एयर है इसमें, तो एयर का कोई ज्यादा वेट थोड़ी होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज आपका जो एयर है, दे कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, दे कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो हमारी गैस है वो क्या करती है, अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेती है। देखिए सॉलिड में मैंने आपको बताया था, सॉलिड में मैंने आपको ऐसे करके बताया था, रिमेम्बर, कि ये कंटेनर है, इसमें मैंने कुछ पार्टिकल्स या छोटे छोटे कुछ मार्बल्स या कुछ भी डाला है इसमें, तो वो कभी भी अपने कंटेनर को कंप्लीट फिल नहीं करेगा, चाहे आप इसे ऊपर तक ही क्यों ना भर दो, बट इसके इन बिटवीन ना कुछ स्पेस जो है वो रह जाएगा।
अब वाटर पे आते हैं। मैंने इसी कंटेनर में मैंने पानी भरा, तो जो पानी वाटर का जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होने की वजह से वो भी अपने कंटेनर को कंप्लीट फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे बलून का जब मैं एग्जांपल लूंगी, ठीक है, जब मैं बलून का एग्जांपल ले लेती हूँ, बलून में जब आप गैस भरोगे ना, चाहे आप उसको थोड़ा भरोगे चाहे आप उसको ज्यादा भरोगे, गैस जो है पूरे बलून में ना स्प्रेड हो जाएगी, पूरे बलून में फैल जाएगी। दैट मीन्स दे कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। वो अपने कंटेनर को क्या कर सकता है, कंप्लीटली फिल कर सकता है। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। चलिए अभी हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें हम एक और पार्ट आता है आपका डिफ्यूजन का, वो मैं आपको सेपरेटली कॉन्सेप्ट करके समझा देती हूँ ताकि वो इजीली अच्छे से समझ आ जाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना 2 डिफरेंट टाइप के मैटर का बाय देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि क्या है, जैसे हर मैटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, अब वो पार्टिकल्स बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, मैंने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करेगा, नेचुरली खुद से जब दूसरे पार्टिकल्स के अंदर मिक्स होने लग जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर। जैसे कि अब आप एग्जांपल ले लो पानी का, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो क्या है, डिफ्यूजन का ही तो पार्ट है, तभी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन है। डिफ्यूजन मतलब एक मैटर के अंदर दूसरे मैटर का मिक्स हो जाना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जो है वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में बाय देयर ओन, अपने आप से। क्लियर। तो डिफ्यूजन बेसिकली प्रोसेस किसका है, बेस करता है ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। जितना ज्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे, जिस स्पीड से या जिस इंटेंसिटी से पार्टिकल्स मूव करेंगे, डिफ्यूजन का प्रोसेस भी उतना ही होगा। पार्टिकल्स की मूवमेंट अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट होगा। पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ही कम है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होगा स्लो हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो है डिफ्यूजन का जो रेट है, मैंने अभी बताया आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि जो डिफ्यूजन है वो किस इंटेंसिटी से हो रहा है, तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, स्लोली, मीडियम, फास्टर, किस इंटेंसिटी से उसका डिफ्यूजन हो रही है हमारी पार्टिकल्स। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जो हमारा डिफ्यूजिंग सब्सटेंस है जिसको हम डिफ्यूज कर रहे हैं, जो डिफ्यूज हो रहा है, कर भी नहीं रहे हैं हम, क्योंकि हम तो डिफ्यूज कर नहीं सकते ना, डिफ्यूजन तो नेचुरल प्रोसेस है। तो जो भी सब्सटेंस आपका डिफ्यूज हो रहा है, जब उसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो डिफ्यूजन है उसका प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि आप चाय बनाते हैं तो हमने क्या लिया, एक कंटेनर में, पतीले में पानी डाला, चीनी पत्ती डाली और उसको ऐसे ही रख दिया बिना गैस जलाए। तो क्या आप उसको 1 घंटा रख लो, 1 घंटा तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप उसको 10 मिनट रख लो, 15 मिनट रख लो, आधा घंटा रख लो, वो डिफ्यूज होने में क्या लेगा, टाइम लेगा। पानी चीनी जो है वो घुल जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, 10, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है। बट आप जब उस पतीले को, जिसमें चीनी पत्ती और पानी है, उस पतीले को आप क्या करोगे, फ्लेम पे रख दो, ठीक है। तो पानी क्या है, जल्दी 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 उबलने लगेगा, उसके पार्टिकल्स जो हैं जल्दी मिक्स होने लगेंगे। क्लियर। तो क्या हुआ, जैसे मैंने पानी का टेम्परेचर बढ़ाया, उसको हीट प्रोवाइड करी, टेम्परेचर बढ़ा, तो डिफ्यूजन क्या हुआ, प्रोसेस जो है वो भी तेजी से क्या होने लगा, बढ़ने लगा। मतलब डिफ्यूजन जो है उसका जो रेट है वो फास्ट होने लगा। जहां पहले वो आधे घंटे में घुल रहा था चीनी पानी में नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो जैसे मैंने उसको हीट प्रोवाइड करी तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फास्ट हो गया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन increases by increasing the temperature of diffusing substances. Is it clear? चलिए इसके बाद हमारा जो डिफ्यूजन है वो हम पढ़ते हैं कि सॉलिड में कैसा है, लिक्विड में कैसा है और गैस में कैसा है। तो सॉलिड में, लिक्विड में एंड देन गैस में कैसा है।
सॉलिड लिक्विड गैस में हमारा डिफ्यूजन कैसा होता है? देखिए बेसिकली क्या है, डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं। पार्टिकल की मूवमेंट पे जो है डिफ्यूजन बेस करता है। जितना जल्दी पार्टिकल्स इंटरमिक्स होंगे, जितनी ज्यादा उनमें मूवमेंट होगी, वो उसी अकॉर्डिंगली इंटरमिक्स होंगे। अब सॉलिड पे अगर हम आए तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा स्पेस उसमें अवेलेबल है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही इतना छोटा है, तो उसमें इंटरमिक्स होने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना उसका इंटरमिक्स होना। अब आप चीनी में नमक डाल के रख दो, चीनी में हमने क्या करा, नमक डाल के रख दिया, या आटे में हमने चीनी डाल के रख दी, डिफ्यूजन होगा। आटा भी सॉलिड है, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, और हमारी चीनी भी सॉलिड है, तो डिफ्यूजन क्या होगा पता नहीं कब का जाके कब कैसे कहाँ होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। डिफ्यूजन का तो मतलब ही ये होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के स्पेस में जाके एडजस्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब जहाँ पे स्पेस ही इतना छोटा सा है तो वहां पे क्या होगा, तो इसलिए क्या करते हैं सॉलिड में हम लोग ना, हमेशा यही कहा जाता है कि जो डिफ्यूजन है वो ना बराबर है, सो वी विल कंसीडर इट एज नॉट, कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कंसीडर करते हैं कि इसमें डिफ्यूजन जो है वो होता ही नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो फिशेज है, चाहे कोई से भी एनिमल है, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब लोग ब्रीथ तो ऑक्सीजन के ऊपर ही कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन की वजह से ही तो सांस ले पा रहे हैं। तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके पास ऑक्सीजन कैसे जाता है, पानी की मदद से। तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं वाटर पार्टिकल्स में, ऑक्सीजन के पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं वाटर पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से एक्वेटिक जो हमारी लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स है जो हमारे, वो ब्रीथ कर पाते हैं। इज इट क्लियर? लिक्विड में जो है डिफ्यूजन कैसा हुआ, डिफ्यूजन का रेट क्या हो गया, सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, तभी तो वो ऑक्सीजन वाटर में डिफ्यूज होता है, तो एनिमल्स जो है इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम लोग गैस पे। गैस में क्या होता है, गैस का तो बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे घर में बनता हुआ किचन का खाना, आई मीन किचन में बनता हुआ घर का खाना, ठीक है। तो जैसे भी क्या होता है, हमारे किचन में खाना बन रहा है या फिर अपने मंदिर में धूप बत्ती जलाई है, तो हमें क्या होता है ना, एक दो रूम के आगे पीछे हमें ना अच्छी फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हो जाती है, पता चलता है ना कि खुशबू से कि कौन सा फ्लेवर का धूप बत्ती जलाया, रोज है, लेवेंडर है, कौन सा है, जैस्मिन है, या फिर किचन में खाने में क्या बना है, खुशबू से आप बता पाते हैं। तो क्या होता है, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे उसमें से वेपर्स निकले, तो उन वेपर से फूड पार्टिकल्स थे, फूड पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एयर के पार्टिकल में जाके डिफ्यूज हो रहे हैं, फूड पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल में जाके डिफ्यूज हो रहे हैं। अब जहां जहां एयर जा रही है वहां वहां फूड पार्टिकल भी जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको इजीली उसकी जो अच्छी फ्रेग्रेंस है, उसका जो अच्छा ऑर्डर है, ठीक है, वो पता चल जाती है, वो इजीली फील हो जाती है, आप उसको इजीली स्मेल कर पाते हैं। फूड पार्टिकल कहाँ डिफ्यूज हो रहे हैं, एयर पार्टिकल्स में। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों होता है कि किचन में खड़े हैं तो खुशबू तेज है, ठीक है, किचन से हम थोड़ा बाहर वाले रूम में गए तो खुशबू थोड़ी कम हो गई, और थोड़ा बाहर गए तो खुशबू और कम हो गई। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब कि एक पॉइंट पे, एक पोजीशन पे तो बहुत तेज है, दूसरे पे कम हो रही है, दूसरे पे और कम हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना गैस के, वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, आप सबको पता है, और जो गैस है वो क्या है, हर जगह है। तो जो फूड पार्टिकल्स उठे, फॉर एग्जाम्पल पूरे में एयर है, लेकिन जो फूड पार्टिकल की जो गैस है वो तो लिमिटेड है हमारी। फूड पार्टिकल में एग्जांपल लेती हूँ कि 10 पार्टिकल्स फूड के उठे, तो आप जब पास में थे तो वो 10 के 10 पार्टिकल उसी एरिया में थे, ठीक है। जैसे हमारे फूड पार्टिकल, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स उठे हैं, तो ये 10 के 10 इसी एरिया में थे। फिर जब ये आगे गए तो ये ऐसे ऐसे फैलेंगे ना हर डायरेक्शन में, तो जो है इसका एरिया बढ़ जाएगा।
अब पार्टिकल तो 10 है, जब यहाँ पे थे तो पास पास थे, इजीली आप उसको स्मेल कर पा रहे थे। जब और फैले तो दूर दूर हो गए, तो स्मेल जो है वो इजी, उसका जो मतलब इंटेंसिटी है उसकी फूड पार्टिकल्स की वो थोड़ी कम हो गई, तो आपको खुशबू थोड़ी कम आई। फिर जब और ज्यादा गए तो वो और बढ़ गए, तो अब इतनी दूर दूर है तो इसलिए उसकी खुशबू जो है वो और कम हो गई। तो ये था हमारा डिफ्यूजन। क्लियर? चलिए, तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारे पास 3 तरह के मैटर हमने पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 हमने पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसके अलावा ना एक्चुअली हमारे पास 2 मैटर और हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप डिटेलिंग नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। क्लियर? तो पहले प्लाज्मा को कर लेते हैं। प्लाज्मा में क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इट अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। मैं इसको रीड बाद में करती हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। एक्चुअली प्लाज्मा जो हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना, वो हमें कहाँ पाया जाता है? स्टार्स में पाया जाता है, सन में पाया जाता है। स्टार्स में, सन में जो हमारे पास मैटर पाया जाता है उसका नाम होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से ही वो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। दे ग्लो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। क्लियर? प्लाज्मा की वजह से वो ग्लो करते हैं, सन के अंदर उसको पाया जाता है, सन में, स्टार्स में। अब वो बनता कैसे है? इनसाइड द स्टार्स टेम्परेचर इज सो हाई दैट एटम्स ब्रेक अप। जब टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है ना स्टार्स के अंदर, जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम क्या है? बेसिकली पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर ही तो बन रहे हैं। तो जब वो एटम टेम्परेचर हाई होने की वजह से जब ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या टूटता है? इलेक्ट्रॉन में टूटता है और आपका आयन में टूटता है। ठीक है, तो जो ये आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि वो इलेक्ट्रॉन और आयंस का क्या कॉम्बिनेशन है, वो कैसे बनते हैं, क्या है। यहाँ पे आप बस इतना समझ लीजिए कि जब एक एटम ब्रेक होता है, टूटता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम। एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है टूट के अलग हो जाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं बचे हुए एटम को इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल में, विच इज आयन। एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब टूटे इलेक्ट्रॉन वो तो अलग हो गए, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये क्या हो गए? आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही जो आयंस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर है ये हमारा प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा की वजह से हमारा सन या जो भी स्टार्स है वो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। और प्लाज्मा क्या है? सुपर हीटेड मैटर है आपका, सुपर हीटेड। क्लियर? प्लाज्मा इज अ सुपर हीटेड मैटर, ग्लो करता है। और जिसे हम लोग देखते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स देखते हैं, नियॉन ट्यूब्स देखते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग प्लाज्मा ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लो करती है। प्लाज्मा इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स कम टू द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब बोस-आइंस्टाइन क्या है? जैसे ये प्लाज्मा क्या है? सुपर हीटेड है। बोस-आइंस्टाइन आपका सुपर कूल्ड है, सुपर कूल्ड। ठीक है, when a gas of bosons at low densities is cooled to temperature very close to absolute zero। ठीक है, इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे आप इमेजिन करिए, आप बाहर खड़े हैं, हवा क्या है? गर्म है, गर्मी का मौसम है। आप एसी वाले रूम में आ जाइए, एसी के रूम की हवा कैसी होगी? बाहर के कंपैरेटिवली ठंडी होगी, कूल होगी। उसी चीज को आप फ्रिज में आ जाइए, फ्रिज के अंदर की जो हवा है, उसके अंदर की जो गैस है, एयर है, वो क्या है? और भी ज्यादा कूल है। तो आप देख रहे हैं एयर का जो है कूलनेस वो क्या है? डिक्रीज होती जा रही है। तो वो यही कह रहे हैं, जब गैस को हम क्या करते हैं, गैस की डेंसिटी को एट लो डेंसिटी हम उसको टेम्परेचर इज कूल टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। पहले आप ना एब्सोल्यूट जीरो समझ लो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 केल्विन नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना जीरो पॉसिबल हो सकता है, यानी कि जितना कम आपका टेम्परेचर जा सकता है, उस उतने कम टेम्परेचर पे जब आप उस गैस को कूल डाउन करते हो, ठीक है, तब क्या आता है? आपका जो स्टेट बनता है वो बनता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन।
जब आप गैस को एब्सोल्यूट जीरो मीन्स लोएस्ट टेम्परेचर, जितना लोएस्ट कर सकते हैं उतना लोएस्ट, -3, 4, 5, 12, 13, ये तो हमने देखा नॉर्मली, ठीक है, जितना लोएस्ट जा सकता है अप टू -273 केल्विन ऑल्सो। -273 बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है, जितना लो जा सकता है उतने लो पे जब हम उस गैस को कूल डाउन कर लेते हैं वो बनता है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो अभी हमने क्या यहाँ पे पढ़ा, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, सॉलिड लिक्विड गैस हम पढ़ चुके हैं। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। हमने अभी तक पढ़ा कि जो हमारा मैटर है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। इसमें हम करेंगे कि जो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस है उसका चेंज, यानी कि वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, देन गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। हमें ये कन्वर्जन, इसकी जो स्टेट जो चेंज हो रही है उसके बारे में पढ़ना है। एक्चुअली क्या होता है कि जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है ना, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर है हमारा प्रेशर। आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, हमने जितना भी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा तो क्या था, प्रॉपर्टीज में सॉलिड की प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो इसके इंटरमॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में स्पेस नहीं है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूल्स है वो थोड़े लूजली पैक्ड है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और जो गैस है उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर है। तो बेसिकली अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू कि जो इसके पार्टिकल्स है जो इतने क्लोजली पैक्ड है, मैं उसको थोड़ा सा लूज कर दूं। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड थे, मैंने लूज कर दिए, फॉर्मेशन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी अपना स्टेट चेंज हो जाएगी। बिकॉज बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड को हम पहचानते कैसे हैं कि उसके पार्टिकल्स जो है थोड़े लूजली पैक्ड है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। अगर मैं इस पार्टिकल की फॉर्मेशन ही चेंज कर दूं तो क्या होगा, इसका जो स्टेट है मैटर का वो चेंज हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, या सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर, ये दो फैक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिसकी मदद से हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। चलो तो इसके आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर से। फर्स्ट है हमारा बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों की दो टर्म्स है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, एमपी, मध्य प्रदेश में इसका मेल्टिंग पॉइंट, एंड द नेक्स्ट वन इज VP. VP is your boiling point. अभी मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखिए ऐसे समझिए जैसे मेल्ट होना सबको पता है। मेल्ट क्या होता है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पे या जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड पिघलना स्टार्ट होता है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, आई हैव एन आइस क्यूब, ये बर्फ का टुकड़ा था, मैंने इसको नीचे से हीट दी, मैंने इसको टेम्परेचर बढ़ाया, इसका हीट प्रोवाइड कराई, तो ये क्या करेगा, ये पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये पिघलना स्टार्ट होगा। तो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये बर्फ पिघलनी स्टार्ट हुई है वो आपका है मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे आइस क्यूब आपका सॉलिड मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट हुआ है, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? सो इफ आई राइट इट, द टेम्परेचर एट विच solid starts melting, okay, ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब आते हैं हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे।
देखो जिस टेम्परेचर पे ये पिघलना स्टार्ट हुआ दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। जब ये पानी की फॉर्म में आ गया मेरा आइस, ये आइस था, ठीक है, दिस इज योर आइस, ये आपका वाटर फॉर्म में आ चुका है, पिघल गया, पानी बन गया। अब अगर मैं इसको लिक्विड फॉर्म में आने के बाद भी हीट दे रही हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, तो क्या होगा, ये भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा, ये वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था ये आपका मेल्टिंग पॉइंट था, और जिस पॉइंट पे ये बॉइल होना स्टार्ट कर देगा, भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling, that is your boiling point, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गए। मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है, पिघलना स्टार्ट करता है, वो मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर्स बनना स्टार्ट करता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो स्ट्रेंथ है ना वो वेरी करती है, मतलब कि जरूरी नहीं है जो टेम्परेचर आपका क्या कहते हैं वाटर का है वही सेम टेम्परेचर आपका किसी और लिक्विड का हो। अगर मैं बात करूं वाटर क्या करता है, आपका वाटर कितने डिग्री पे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है आइस होता है। 0 डिग्री से जैसे ही सेल्सियस उसका बढ़ता है, टेम्परेचर उसका बढ़ता है, तो वो वाटर बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बनने लगता है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे मैं अगर बात करूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 878 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो है तो दोनों लिक्विड, बट इन दोनों का टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसका 100 है, इसका 78 है। इसी तरह मरकरी का बात करूं, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कुछ और होता है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट रहता है। उसके बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ना, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम है। देखो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी आइस वाटर बनने लगेगी। यहीं पे अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का बॉइलिंग पॉइंट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज 1548 समथिंग डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसको ऐसे समझ लो 1500 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। बट आयरन में भी एक्चुअली क्या है ना कि आयरन में भी कंसिस्टेंसी और उसका स्ट्रेंथ वेरी करती है। तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 1500 डिग्री सेल्सियस है, समझ रहे हो। जैसे पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस क्या मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है। आयरन का 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दोगे तब जाकर वो आयरन जो है पिघलना स्टार्ट होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। चलिए इसके आगे का करते हैं। इसके बाद क्या था, देखो जब मैंने सॉलिड से लिक्विड करा तो मैंने इसको टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, उसका जो ये था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। ठीक है, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, ये सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड है। मैंने इसको नीचे हीट दी, ये हमारी हीट है, टेम्परेचर मैंने इसका इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी जगह पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है ना, अब टेम्परेचर बढ़ाया है यानी कि इनको हीट दिए। हीट क्या है, एक एनर्जी तो है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब मैंने उनको टेम्परेचर बढ़ाया, इन पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो जैसे इनको एनर्जी मिलेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ने लगेगी।
तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी तो एक पॉइंट आएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दो पार्टिकल्स के या दो एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में, एनर्जी उसको ओवरकम कर जाएगी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो एनर्जी उसको ओवरकम करेगी वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा। जिस पॉइंट पे एनर्जी ने ओवरकम करा उस पॉइंट पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है टूटने लगेगा। क्लियर? तो क्या हुआ, हमने सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए हीट दी, तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर देते कि हीटिंग, हमने उसको हीट किया है, या फिर हीट की जगह पे आपको और इजी हो जाएगा समझना कि सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जब हमने इसको हीट दी तो वो क्या हुआ, स्टार्ट हो गया मेल्ट होना। तो यहाँ पे आ गया हमारा मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या प्रोसेस लगी, मेल्टिंग। मेरे को उसे मेल्ट करना पड़ा, उसको हीट देनी पड़ी ताकि जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूल्स हैं वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करके लूज हो जाए। तो सॉलिड को मेल्टिंग प्रोसेस से हमने लिक्विड में कन्वर्ट करा, और जब लिक्विड है तो लिक्विड में भी सेम प्रोसेस है। सबसे इजी एग्जांपल इसका पानी का है। पानी को मैंने उबलने रखा, उसको हीट दिया, नीचे से फ्लेम देते ना हम पानी के बाउल को। ये पानी का हमारा एक पतीला है, ठीक है, ये, और मैंने इसको नीचे से फ्लेम दी तो क्या होगा, थोड़ी देर तो पानी ऐसे ही रहेगा, हीट उसको मिलती रहेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट पे आके क्या होगा, वो पानी जो है इतना गर्म हो जाएगा कि वो उबलने लगेगा और उसमें से भाप निकलने लगेगी, ठीक है। तो उसमें से भाप निकली तो क्या हुआ, पानी किस फॉर्म में चेंज हो गया, गैस की फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने पानी को क्या किया है, हमने यहाँ पे पानी को किया है बॉईल। तो ये वाला प्रोसेस हमारा हो गया बॉइलिंग। तो जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमसे टेम्परेचर बढ़ा के बॉईल कर रहे हैं। क्लियर? ये बॉइलिंग प्रोसेस यहाँ पे हमारा आ गया। तो देखिए, जब हमने सॉलिड टू लिक्विड गए, लिक्विड टू गैस गए, तो हमने हीट प्रोवाइड कराई है, मेल्ट कराया, उसको बॉईल कराया, टेम्परेचर बढ़ाया है। बट जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस लेंगे, जब हम इसको गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड आएंगे, तो हम क्या करेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बजाय टेम्परेचर डाउन करेंगे, ठीक है। जब हम इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, डाउन करेंगे। टेम्परेचर डाउन मतलब कैसे, देखिए मेरे पास अच्छा मैंने ये रब कर दिया, एक बार दोबारा देखो, ये बाउल, बाउल में पानी, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया इसको हीट, टेम्परेचर। तो मैंने ना क्या किया, यहाँ पे ना एक वो ढक दी प्लेट। तो जैसे इसके वेपर्स उठे, जैसे इसके वेपर्स उठे तो सारे वेपर्स क्या करेंगे, इसके सरफेस से टकराएंगे, प्लेट के सरफेस से टकरा के टिक जाएंगे, इसी पे रुक जाएंगे। आप भाग रहे हो, ठीक है, आपके सामने कोई दीवार आ गई तो आप दीवार पे टकरा कर रुक जाओगे ना, ऐसा तो नहीं भागते भागते दीवार पार करके निकल लिए, नहीं होता ना। तो क्या हुआ, सारे जो है इसके वेपर, मैंने अगर इसको ढक दिया है, प्लेट रख दिया ऊपर, तो सारे वेपर्स इसकी प्लेट पे आके स्टोर हो जाएंगे। तो जैसे ही उनके वेपर्स के अंदर एनर्जी थी तो वो उठ गए पानी से, ठीक है। बट जैसे ही वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में आए तो एनर्जी क्या हो गई, लूज होने स्टार्ट हो गई। पानी क्या होता है, गर्म है, जैसे ही आप उसको किसी सरफेस के कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होता है, वो ठंडा होने लगता है। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था ना कि जो एयर पार्टिकल्स है सबसे ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होते हैं। तो ये डिफ्यूजन का ही एक तरीके से ना कॉन्सेप्ट है। जो यहाँ पे वेपर पार्टिकल निकले जब वो प्लेट की सरफेस की उसमें आए कांटेक्ट में, तो वो ठंडे होने लगे। जैसे वो ठंडे हुए तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, लूज हो गई। एनर्जी लूज हो गई, टेम्परेचर लूज हो गया, तो वो यहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो अब क्या करा हमने, इन वेपर्स को कलेक्ट कर लिया, तो वही हमारा लिक्विड आ गया। तो जब हमें गैस से लिक्विड में आए तो क्या यूज किया हमने, कूलिंग प्रोसेस यूज किया इसमें, कूल, ठीक है। अब आता है लिक्विड पे। जब लिक्विड से सॉलिड में आए तो क्या हुआ, लिक्विड से सॉलिड में भी सेम प्रोसेस चलेगा। गैस को जैसे हमने यहाँ पे कांटेक्ट में लाके इसके जो पार्टिकल्स को कूल किया था, ठंडा किया था, इसी तरह जब मैं इसका टेम्परेचर और कम कर दूं, टेम्परेचर को और लो कर दूं, तो क्या होगा, जो पार्टिकल ऐसे ऐसे हिल रहे थे ना अपनी अपनी जगह पे लिक्विड के, वो और ज्यादा फिक्स होने लग जाएंगे अपनी अपनी जगह पे।
क्योंकि टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो जब वो फिक्स होने लगेंगे तो जैसे ही वो टेम्परेचर कम करने पे पार्टिकल फिक्स होना स्टार्ट हुए वो क्या होगा, वो सॉलिड की फॉर्म में ले लेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे इजी एग्जांपल वाटर का लेते हैं, सबकी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा है तो इजी हो जाता है समझने में। भाप उड़ रही थी, मैंने प्लेट ढक दी तो भाप कलेक्ट हो गई, ठंडी हो गई तो पानी की फॉर्म में उतर गई। मैंने टेम्परेचर और गिरा दिया, ठीक है, टेम्परेचर और कैसे गिराया, वो पानी था उसको मैंने जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो भाप पानी बन गया, मैंने टेम्परेचर और गिराया। टेम्परेचर गिराने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देंगे, फ्रिज में डाल दिया तो क्या हुआ, वो और ठंडा होता चला गया। उसको फ्रीजर में डालो और टेम्परेचर कर दो तो और ठंडा होता हो तो क्या आ जाता है, वो बर्फ की फॉर्म में आ जाता है। तो ये था हमारा प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड का। तो यहाँ पे तो कूल किया है हमने इसको, इंटरमॉलिक्यूल्स को, गैस को कूल करके लिक्विड की फॉर्म में लाए। लिक्विड को कूल नहीं करोगे, लिक्विड को आप फ्रीज करोगे, फ्रीज यानी कि जमा देना। ठीक है, गैस को कूल करा, गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, बट लिक्विड को जब आप फ्रीज करोगे, उसको जमा दोगे तो वो आपका सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी था हमारा इतना, इसके आगे हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट एक्चुअली वो हीट है जो हम किसी भी मैटर को देते हैं, इसलिए ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके। इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो लेटेंट हीट क्या है हमारी? लेटेंट हीट द अमाउंट ऑफ हीट, हम जो हीट दे रहे हैं किसी भी मैटर को, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, अपना स्टेट चेंज कर पा रहा है, वो हमारी लेटेंट हीट है। इसको डिटेल में समझते हैं। मैंने ना यहाँ पे पानी लिया, ठीक है, इस पानी को मैंने हीट प्रोवाइड कराई, इस पानी को मैंने हीट प्रोवाइड कराई है। पानी का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री। पानी का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद ही तो पानी रहता है, 0 डिग्री से कम तो वो आइस की फॉर्म में हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको हीट देनी स्टार्ट करी, क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेट्स से कि मैंने ना इसमें एक ऐसे यहाँ पे थर्मामीटर अटैच कर दिया तो चेक कि क्या टेम्परेचर जा रहा है इस पानी का। हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या है? हीट का ही तो बाय प्रोडक्ट है। टेम्परेचर हमारा हीट का बाय प्रोडक्ट है। जैसे ही हमने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, 10 डिग्री आया, फिर 20, 30 एंड सो ऑन। एक पॉइंट आएगा जब इसका 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर जो है आपका वो वेपर राइज होने लग जाता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है। क्लियर? तो 100 डिग्री जब हम हीट दे रहे थे तो 0 से 10, 20 बढ़ रही थी, टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा था, बट जैसे ही 100 आएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 100 के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम हीट तो दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो वो हीट जा कहाँ रही है? जो हीट हम दे रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो वो हीट जा रही है इस वाटर को वेपर्स बनाने में। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of a matter, to change the state of a matter। किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम हीट दे रहे हैं वो हमारी लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का जो एक पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट, वो ये भी है कि लेटेंट हीट जो है कभी भी नेवर राइज द टेम्परेचर। आपकी जो लेटेंट हीट है वो आपका टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ाती। ठीक है, मतलब कि जो हीट हम दे रहे हैं वो क्या करे, टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो ये आपकी लेटेंट हीट नहीं है जिसपे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेटेंट हीट वो है जिसपे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। पानी, जब तक सारा पानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, हमारा जो टेम्परेचर है वो 100 रहेगा। जब सारा पानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट हम दे रहे हैं वो 100 के बाद वो हीट कहाँ गई,
वो एनर्जी कहाँ गई? हीट एनर्जी जो हमने प्रोवाइड कराई है उसको, पानी को, वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद कहाँ जा रही है? वो कह रही है कि अब टेम्परेचर 100 पे पहुंच गया, नाउ स्टॉप। ठीक है, 100 पे पहुंचने के बाद इट इज सेइंग कि अब रुक जाओ। अब क्या कर रहा है हीट एनर्जी? उसके अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। क्लियर है इतना? हीट एनर्जी क्या कर रही है? जो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक डाउन कर रही है। मतलब जो वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या करेगी? हीट एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करेगी। कि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटेगा, तब तक वो आगे क्या होगा? वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। वेपर्स की फॉर्म में जाने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटना जरूरी है, तभी तो वो लूज हो जाएंगे और वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो हीट हम दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इज इट क्लियर? तो लेटेंट हीट, हीट से समझ पा रहे कि हीट का क्या है? या तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, इसी फॉर्मेशन में यूज होती। तो हाँ, लेटेंट हीट फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि सॉलिड टू लिक्विड में, और फ्यूजन के बाद है आपका वेपराइजेशन यानी कि लिक्विड टू गैस में, लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में एक्चुअली सॉलिड है, आइस है। मैंने आइस को हीट देनी स्टार्ट करी, हीट आइस जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद क्या होगी? मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हीट एनर्जी उस टाइम पीरियड में क्या काम करेगी? उस टाइम पीरियड में हीट एनर्जी उस आइस के जो बीच में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने का काम करेगी। इज इट क्लियर? तो लेटेंट हीट समझ आ गई। फ्यूजन में यानी कि जब वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है हमारा मैटर, और वेपराइजेशन जब लिक्विड से गैस में जाता है। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जब हमारे क्या करते हैं? वेपराइजेशंस होती हैं, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। इसमें एक्चुअली क्या है, जैसे हम सबके नाम है ना, तो ये भी एक तरीके से नाम रखे हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए, सॉलिड और गैस, एंड हियर वी हैव लिक्विड। कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कौन सी प्रोसेस उसमें लगती है? कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसमें कौन सी प्रोसेस लगेगी? हमारी हीटिंग की। हीटिंग लगती है ना, मेल्टिंग, बॉइलिंग हम करते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, जब हम लिक्विड से सॉलिड में बना रहे हैं तो वी आर डूइंग द फ्रीजिंग। हम उसको फ्रीज करते हैं। कोई भी पानी आप उसको सॉलिड बनाने तो आप उसको ठंडा करोगे ना, फ्रीज करोगे। इसी तरह जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होती है हमारी? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, हम उसको वेपराइज कर देते हैं, लिक्विड को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब गैस से लिक्विड आता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। पहले आप इसको पूरा लेबलिंग को समझ लीजिए क्या है। ये है आपका सॉलिड टू लिक्विड है, चाहे लिक्विड टू सॉलिड है, ये दोनों ही केसेस में क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अब देखिए, पहले हम सॉलिड से लिक्विड पे जाते हैं। हमने पानी का एग्जांपल अभी लेके समझा था कि सॉलिड आइस है, उसको हमने मेल्ट करा तो वो लिक्विड बन गई। लिक्विड से सॉलिड पे जाना है, पानी है, हमने उसको फ्रीज कर दिया बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इज वेरी लो कर दिया उसका, तो फ्रीज कर दिया। वो क्या बनेगा? आपका सॉलिड बन जाएगा। लिक्विड से गैस पे जा रहे हैं, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, वेपराइज कर दिया उसको, तो भाप बन के गैस के फॉर्म में सब उड़ जाएगा। पानी आपका या कोई भी लिक्विड ले लो आप,
आप उसको वेपराइज करोगे, हीट दोगे तो गैस के फॉर्म में आ जाएगा। गैस पार्टिकल्स को अगर आप कूल कर दोगे, कंडेंसेशन में कूलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। जब गैस पार्टिकल्स को आप कूल कर दोगे, कंडेंस कर दोगे, तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सॉलिड आपका गैस की फॉर्म में जाता है। इसका सबसे इजी और सबसे कॉमन एग्जांपल है कपूर, कैम्फर बोलते हैं कपूर को, CAMPHOR, कैम्फर, ठीक है। कपूर को आप जलाइए, क्या होगा? कपूर पानी तो नहीं ना छोड़ता, ऐसा तो नहीं ना कपूर जल गया और थाली में पानी है या सरफेस पे पानी है। कपूर जल के सीधा क्या आता है? गैस की फॉर्म में जाता है। क्लियर? कपूर के अलावा एक और एग्जांपल है, हम लोग क्या करते हैं, बेड्स वगैरह में आपने देखा होगा, और मिरर्स में कपड़ों के बीच में क्या करते हैं हमारी मदर, नथलिन बॉल्स डालती है, ठीक है। वो बॉल्स जो होती है वो भी इसी का एग्जांपल है, वो भी सॉलिड से डायरेक्ट क्या होती है, गैस में कन्वर्ट होती है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था लेटेंट हीट, ओके। लेटेंट हीट में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और समझा देती हूँ। उसमें क्या होता है कि ना, जैसे पानी गर्म हुआ, आप देख रहे गर्म पानी से जो हाथ जला या फिर गर्म पानी से कुछ जलना, और जो भाप से जलना होता है, तो उसमें भाप से जो ज्यादा जलता है ना, वो ज्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो पानी गर्म हो रहा था, टेम्परेचर क्या है, हीट एनर्जी का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो रही है, तो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, तो उसमें एनर्जी जो है हीट इतनी ज्यादा नहीं होती। बट जब वो भाप से जलता है तो वो लेटेंट हीट की फॉर्म में अब्सॉर्ब हो रखी होती है उसके अंदर हीट। तो इसीलिए क्या होता है कि भाप से जो हमारा बॉडी पार्ट है या कुछ भी है, भाप से ज्यादा हार्म पहुंचाता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। इज इट क्लियर? चलिए, ये था हमारा चेंज इन टेम्परेचर। हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो किस तरीके से हमारे जो स्टेट्स है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वो चेंज होते हैं। अभी पढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर बाय चेंजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो हमारा जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, यानी कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं। अभी देखिए, ये मैंने एक बीकर बनाया और इसमें मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस भर दिया, ओके। तो मैं यहाँ पे पिस्टन लगाया, इसको बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन का काम होता है प्रेशर देना। जैसे हम सिरिंज यूज करते हैं, डॉक्टर्स के पास जो इंजेक्शंस होते हैं वो देखे होंगे आपने, डॉक्टर्स के इंजेक्शंस में क्या होता है, ऐसे करके हम प्रेशर तो लगाते हैं आगे की तरफ, तो वही पिस्टन का काम होता है। इसको ऐसे नीचे करेंगे तो ये क्या प्रेशर इस पे लगाएगा, ये पिस्टन क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा। और जब प्रेशर लगेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हमारे पास पास आ गए, ओके। तो देखो, जब मॉलिक्यूल्स दूर है तो वो गैस की फॉर्म में है, जैसे मॉलिक्यूल्स पास आए तो क्या बन गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिक्विफिकेशन किया, इसको लिक्विफाई कर दिया। गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम पिस्टन की हेल्प से प्रेशर लगा के लिक्विफाइड करते हैं, उसको कम करते हैं, मॉलिक्यूल्स को और क्लोज लाते हैं, तो वो क्या होता है, चेंज करता है अपनी स्टेट को। और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है चेंजिंग द स्टेट बाय यूजिंग प्रेशर। जैसे कि अब एक बार छोटा सा एग्जांपल अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए, जैसे कि छोटा से कमरा है, उस कमरे में 4 पर्सन हम लोग भेज सकते हैं, मतलब 4 पर्सन भेज सकते हैं। चारों गैस के मॉलिक्यूल्स है, इजी है, फ्रीली मूवेबल है। बट मैं उसमें 4 की जगह 10 भेज दूं तो क्या हुआ, प्रेशर लगा दिया मैंने, ज्यादा प्रेशर कर दिया, ज्यादा लोगों को भेज दिया, तो वो क्या हो गए, मॉलिक्यूल सारे जो हो गए पास पास हो गए। यही कॉन्सेप्ट है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, हमने प्रेशर लगाया, मॉलिक्यूल पास पास हो गए, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। क्लियर? यहाँ पे हमारा खत्म होता है चेंजिंग द स्टेट, कि हम जो स्टेट चेंज करते हैं टेम्परेचर प्रेशर की हेल्प से कैसे करते हैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज इवेपोरेशन। देखिए, एवापोरेशन आप लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो कि पानी का जो है भाप बन के उड़ जाना, वाटर साइकिल में अपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। एवापोरेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि पानी तो उड़ रहा है, द वाटर changes into vapor, the water changes into vapor even below its melting point। मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं आया, बट स्टिल वो बॉयल होके भाप बन के उड़ गया, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी।
नॉट मेल्टिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि पानी जो है बॉईल हो गया, भाप बन के उड़ गया, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। समझ रहे? अब आप इवेपोरेशन के अगर मैं एग्जांपल्स दूं, जैसे कपड़े सुखाते हैं हम लोग, बर्तन होते हैं, पोछा मारते हैं, पोछा मारे कमरे में, पोछा मारने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हुआ ना कमरे का, बट पोछा तो सूख गया हमारा, जो गीला पोछा हमने लगाया वो सूख गया। तो वो एवेपोरेशन का है आपका एप्लीकेशंस होती है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट वाटर चेंजेस इनटू वेपर, दैट इज द एवेपोरेशन। इसके बाद हमारे 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे एवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। पहला हो गया हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर ये है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। ओके, ये हमारे 4 फैक्टर है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा हो गया आपका ह्यूमिडिटी एंड द फोर्थ वन इज विंड स्पीड। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। टेम्परेचर तो अभी हमने पढ़ा, जैसे हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जो कि हेल्प करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर फ्री होने में। तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और क्या करेगी, टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर अपने आप को फ्री कर देगी। टेम्परेचर क्लियर है? ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज सरफेस एरिया। देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी तो ऑल मतलब खुद से प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब उसके मॉलिक्यूल्स ही थोड़ा लूजली पैक्ड है ना। और हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पार्टिकल्स की, उसमें हमने पढ़ा था दैट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये क्या करते हैं, ये लगातार मूव करते रहते हैं। तो जब लगातार मूव करेंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं, डेवलप होती रहेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इनके अंदर डेवलप है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो जैसे इनका एरिया बढ़ेगा कि क्या होगा, एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है इजी हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए ना, आपने पानी डाला, ठीक है, अपने एक पतीले में पानी रख दो और एक आप रख दो बड़े से टब में पानी, सेम कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, ठीक है। एक ग्लास पानी आपने एक पतीले में डाल के रख दिया, एक ग्लास पानी आपने एक बड़े टब में डाल के रख दिया, तो आप देखोगे कि टब का सरफेस एरिया ज्यादा है। पानी की प्रॉपर्टी क्या है, फ्लो होने की। तो जब पानी फ्लो होगा तो क्या करेगा, टब में पूरी जगह फैल जाएगा और जो पतीला है उसमें भी फैल जाएगा। पतीले का सरफेस एरिया कम है, टब का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो क्या होगा कि टब के अंदर का जो पानी है वो जल्दी एवेपोरेट होगा। तो जैसे टेम्परेचर का है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। ओके, इसी तरह अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तब भी आपका एवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का अपना एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। पहले तो आप समझेंगे कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी है क्या। ह्यूमिडिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, पानी की जो बूंदे हैं, जो पानी की बूंदे हवा में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। प्रेजेंट इन द एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, पानी की जो बूंदे हैं वो हवा में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपने देखा होगा बारिश के बाद ना ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, मतलब पसीना तो आ रहा है बट वो एवेपोरेट नहीं हो रहा, चिपचिपी गर्मी हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि पानी की जो बूंदे हैं, सॉरी हवा में जो पानी की बूंदे ऑलरेडी इतनी ज्यादा प्रेजेंट है कि जो पानी है वो एवेपोरेट हो ही नहीं पाता। ऐसे समझिए जैसे एक ग्लास में पानी है, अब उस ग्लास में ऑलरेडी पानी है तो अब उसमें पानी डालोगे वो जाएगा ही नहीं, वो गिर जाएगा, बह जाएगा, निकल जाएगा, बट वो उस ग्लास पे नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है। इसी तरह जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिस पानी को हम एवेपोरेट करना चाहते हैं वो एवेपोरेट होता ही नहीं है।
इसीलिए क्या होता है, बारिश के बाद का जो मौसम होता है जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, चिपचिपापन ज्यादा होता है, आप देखेंगे कि आप कपड़े सुखा दो, कपड़े सूखते ही नहीं है जल्दी से, क्योंकि पानी जो है एवेपोरेट ही नहीं हो रहा। ऑलरेडी पानी की एयर में जो है पानी की मात्रा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ज्यादा है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, क्या होता है कि पानी एवेपोरेट नहीं होता। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो पानी का एवेपोरेशन यानी कि वाटर एवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर आपकी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो एवेपोरेशन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका विंड स्पीड। विंड स्पीड में क्या है, देखिए आप पानी जो है ना, सारा खेल तो इंटरमॉलिक्यूल्स का है, ठीक है, सारा खेल आपका किसका है, इंटरमॉलिक्यूल्स का है। इंटरमॉलिक्यूल्स जितनी ज्यादा मूव करेंगे उतनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही इजीली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के मूव होके फ्री होके निकल जाएंगे। तो जो विंड स्पीड होती है, हवा की जो तेज हवाएं जो चलती हैं, उसमें क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स को जो है एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के फ्री हो जाता है। विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो आपका एवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। आपने देखा होगा कि सनी डे मतलब कि धूप वाले दिन में कपड़े सुखाए तो कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखेंगे जितना हवा वाले दिन पे सूखते हैं। जो तेज हवाएं चलती है तो वो क्या करती है, वो वाटर के जो पार्टिकल्स है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे गीले कपड़ों में, उसको साथ ले जाती है, उसको वहां से लेके रिमूव कर देती है, मतलब कि वो उसको हेल्प करती है एनर्जी बढ़ा के वहां से फ्री होने में। क्लियर? तो विंड स्पीड अगर बढ़ेगी तो एवेपोरेशन भी बढ़ेगा, आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एवेपोरेशन कम हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ने पे एवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे भी एवेपोरेशन आपको क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये समझ आया? इसके बाद इसकी एक दो हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं एवेपोरेशन की। पहला एप्लीकेशन जो होता है ना इसमें वो यही है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा घड़े के अंदर पानी भर के रखते हैं। घड़े के अंदर पानी क्यों भरते हैं? घड़े का पानी कहते हैं ना बहुत ठंडा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्या है कि इतनी गर्मी में भी घड़े का पानी जो है वो ठंडा है, क्योंकि जो हीट है, जो बाहर की हीट है, जब वो घड़े पे पड़ती है, ऐसे समझो जैसे ये घड़ा मैंने बना लिया है, ठीक है, जैसी हीट इस पे पड़ेगी घड़े के सरफेस पे तो क्या होगा, अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स है वो एवापोरेट होंगे। टेम्परेचर है ना, हीट बेसिकली टेम्परेचर ही तो दे रही है, टेम्परेचर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हीट। तो जैसी हीट पड़ी, टेम्परेचर मिला, एवापोरेशन होगा। जब एवापोरेशन होगा तो क्या होगा, जो लेटेंट हीट होगी वो उसको लेके उड़ेगा। मैंने आपको अभी बताया था लेटेंट हीट में पानी की जो स्टेट चेंज होगी, जब पानी गैस में कन्वर्ट होगा तो जो हीट है वो उसको लेटेंट हीट की फॉर्म में यूज करता है। लेटेंट हीट क्या करती है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में हेल्प करती है। तो जितनी भी हीट होगी इसके आसपास, जितनी भी हीट होगी वो सब क्या करेगी, जैसे ही सरफेस पे पड़ा, मतलब जो हीट है हमारी सनरेज, हमारी जैसे ही हमारी सनरेज इसके सरफेस पे पड़ेगी तो जो भी आसपास की लेटेंट हीट होगी वो क्या करेगी, एवापोरेशन में इसकी हेल्प करेगी, पानी को एवापोरेट करने स्टार्ट कर देगी। और जब पानी एवापोरेट होगा तो जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और लेटेंट हीट की फॉर्म में यूज हो करके वहां से हट जाएगी। अब जब लेटेंट हीट की फॉर्म में एक्स्ट्रा हीट हमने एब्जॉर्ब कर ली तो कूल डाउन टेम्परेचर अपने आप हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द अर्थ एंड पॉट। मटकों के साथ क्या होता है, यही होता है। इसके अलावा आप कपड़े सुखाते हो उसमें भी यही होता है। जैसे जैसे हीट बढ़ती है क्या होता है, कपड़े जो है सूखने लग जाते हैं, कपड़े इजीली सूखते हैं और यूज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे क्या करते हैं लोग, घरों के बाहर ना ऐसे टांग लेते थे, छन्नी कहते ना, बहुत बड़े बड़े कारपेट से टांग लेते तो उनको गीला कर देते थे। उनको गीला क्यों करते थे कि जैसी धूप आएगी, हवा आएगी तो वो लेटेंट हीट की फॉर्म में उसको इकट्ठा करेगी, अपना जो आपने वो टांगा है उस पर गीला कर दिया, पानी डाला, उस पानी को एवापोरेट करेगी। और जब वो हीट यूज हो जाएगी उस पानी को एवापोरेट करने में तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, गर्मियों में गर्म
जमीन है तो उस पर पानी डालते हैं। पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि जो हीट है जमीन की वो पानी को एवोपोरेट करने में यूज हो जाएगी और इवेंचुअली क्या होगा, वहां का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक एवोपोरेशन। यहाँ पे हमने एवोपोरेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर लिया। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशंस में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उसको भी हेल्प हो, आपको भी हेल्प हो। और मिलेंगे हम अगले सेशन में विद द न्यू चैप्टर, विद द न्यू बिगनिंग। बाय बाय।